नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है 71st और 72nd बीपीएससी के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है होमवर्क सीरीज। और ये जो होमवर्क सीरीज है जिसमें हम आप लोगों को वीकली कुछ टारगेट देते हैं जिसको आप डेली बेसिस पे करके और फिर जो है एग्ज़ाम की तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं। इसी क्रम में मैंने मेंस के टॉपिक्स के अंतर्गत आपको जो बुक बताई थी पिछले वीक में और इस वीक में, जो वीक 1 और वीक 2 का शेड्यूल था, उसमें मैंने जो बुक बताई थी वो थी आपकी क्लास 9 की बीटीबीसी की बुक। जिसको ये नहीं मिल रही है, मैंने इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रही है और आपको पीडीएफ से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तब आप इसकी जगह एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। बीटीबीसी पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको बिहार पर्सपेक्टिव मिलता है और बिहार पर्सपेक्टिव पढ़ने से आपको जो है बिहार स्पेशल के कुछ पार्ट्स की तैयारी आपको हो जाती है। तो ये जो बुक है ये मुझे मेनली मेंस पर्सपेक्टिव से अच्छी लगी। वैसे जब आप प्रीलिम्स में जाते हैं तो प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम प्रीलिम्स के फैक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि नोट्स कैसे बनाएं, और ख़ास करके बहुत सारे लोग नए हैं तो उनको नहीं पता है कि मेंस के नोट्स कैसे बनाएं और मेंस में क्या चीज़ें लिखनी, नोट्स में क्या चीज़ें लिखनी है और क्या चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लोग ये करते हैं कि जब वो नोट्स बनाने के लिए बैठते हैं तो वो नोट्स में सब कुछ लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेंस में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। प्रीलिम्स के लिए जो भी फैक्ट्स होंगे आप उनको स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, लेकिन मेंस के आपके नोट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी क्लियर होने चाहिए। कुछ डाउट्स और भी है लोगों के जो मुझे पता चला कमेंट्स के माध्यम से, उन डाउट्स को भी थोड़ा दूर कर देता हूँ। बहुत लोग बोले जैसे कि उन्होंने क्लास 8 की बीटीबीसी की बुक पढ़ी तो वो जा रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व करने। वहाँ पे उनसे सारे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे, कुछ एक तो सॉल्व हो गए होंगे, बाकी एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। तो सिंपल, तो उनको लग रहा होगा कि क्लास 8 की बीटीबीसी जो मॉडर्न हिस्ट्री की है, आधुनिक भारत का इतिहास की, अतीत से लेकर वर्तमान तक पार्ट 3 में जो ये बुक है, इससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। जो आप क्लास 8 की बीटीबीसी है या फिर क्लास 6 की बीटीबीसी है, हिस्ट्री की जो बीटीबीसी है वो सिर्फ एक बेसिक मटेरियल है। उसको आपको पढ़ना है, उसके नोट्स बना लेने हैं और वो एक बेसिक मटेरियल की तरह यूज़ करना है। जब हम फैक्ट्स पे जाएंगे तो हम उसमें लूसेंट भी यूज़ करेंगे, इसके अलावा घटना चक्र भी यूज़ करेंगे, घटना चक्र भी, तब जाके आप जो है क्वेश्चन बनाने के लायक होंगे। तो ये ओवरऑल हो गई ये आपके डाउट्स की बात। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी के जो ये चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 की तरफ, जिस चैप्टर का नाम है स्थिति एवं विस्तार, ये लोकेशन एंड एक्सटेंट। ये चूँकि भारत के बारे में है तो मेनली जो ये चैप्टर है वो स्थिति एवं विस्तार यानी लोकेशन, भारत की क्या लोकेशन है और भारत का क्या एक्सटेंट है, इसके ऊपर है। कुछ जो है इस चैप्टर में करने से पहले, जिसका लोकेशन और एक्सटेंट करने से पहले कुछ चीज़ें इसमें दी हुई है और वो जो है आप पढ़ के मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको नोट्स में लिखनी है। कुछ बिल्कुल फैक्चुअल से फैक्ट होंगे, वो आपके प्री के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अभी आप प्री प्लस मेंस के नोट्स टाइप के बना लेंगे और बाद में बिल्कुल जब मेंस आएगा तो मेंस का अलग कर लेंगे और प्री में तो आपका मेंस वाला भी यूज हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि नोट्स में क्या क्या लिखे। पहली लाइन जो है, हमारा देश भारत विश्व के प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, ये नहीं लिखनी है। इसके बाद ये भी लाइन जो है वो नहीं लिखनी है। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता वाला भी लाइन नहीं लिखनी है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। जिसको नहीं पता है वो एक स्टार मार्क करके ये लाइन लिख सकता है कि वैशाली जो है, वैशाली वो कहाँ पे है, वो बिहार में है और वो विश्व का पहला गणराज्य है, विश्व का पहला गणराज्य है। ये जो है ये फैक्ट किसी भी तरह मेंस के लिए यूज़फुल नहीं है, ये पीटी के लिए आपको यूज़फुल हो सकता है। अब आ जाइए, ये जो पॉइंट्स है इसका भी कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है।
इसके बाद विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे महासागर हिंद महासागर है, सबको पता है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। तो भारत कहाँ पे है, आपको देखने को मिलेगा दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में। अब आते हैं आगे, हम लोग आगे देखते हैं। अब स्थिति यानी इसके लोकेशन पे बात करते हैं। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स आए थे कि आप जो है थोड़े इंग्लिश कीवर्ड्स का भी यूज़ कीजिए, तो मैं बिल्कुल करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप नोट्स लिखेंगे तो भारत का जो लोकेशन है यानी भारत की स्थिति है, स्थिति इसका जो है कुछ पॉइंट आप लिखेंगे, जैसे मुख्य भूभाग, मुख्य भूभाग है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तर से कहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आप लिख देंगे, ठीक है। ये आपका मुख्य भूभाग है। इसके अलावा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, तो आप याद कर लेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आइए हम पहले दिखा देते हैं आपको मैप में, तो आपको और भी सही से आइडिया हो जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत, उसका ये मैप है। आप जब इसका मुख्य भूभाग देखेंगे तो आप इसका सबसे नॉर्थ वाला सीमा देखिए, जो नॉर्थ में है यानी उत्तर में है, तो आपको ये बहुत ही क्लियरली यहाँ दिखाई देगा कि ये जो अक्षांश है ये 36 डिग्री के जस्ट ऊपर है, 37 डिग्री 6 मिनट का है। इसको पढ़ते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अक्षांश और देशांतर कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं किसी वीडियो में आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होगा, उससे जो जुड़े बेसिक्स क्वेश्चंस हो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है हम लोगों को इतना जान लेना चाहिए कि भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, और आइए अब दक्षिण में देखते हैं कहाँ तक है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो मुख्य भूभाग की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर अंडमान निकोबार समूह को लेके अगर बात की जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट। यही बात आपको यहाँ भी कही जा रही थी, देखिए कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से, वो भी नॉर्थ ही है, से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये आपको याद कर लेना है कि मुख्य विभाग कहाँ से कहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो इंडिया है हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है, ठीक है, जैसा भी मैप है इसका ये वाला लाइन जो है वो 37 डिग्री सॉरी इसका ये वाला लाइन जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये वाला लाइन जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। वैसे ही इसका जो ये वाला लाइन है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, ईस्ट में है, ईस्ट में, और इसका ये वाला जो लाइन है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। आशा है कि आप इसके चारों एक्सटेंट को समझ गए होंगे। आप इसको उसमें भी देख लें कि आप देखेंगे ये 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, इसके बाद आप आगे देख लें 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 97 डिग्री 25 मिनट। यह आपके मुख्य भूभाग का एक्सटेंट हो गया है। इसके बाद जो है अगर हम द्वीप समूहों को भी सम्मिलित करते हैं, मतलब कौन कौन सा द्वीप समूह हमारा, 2 प्रमुख द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा जो है आपका लक्षद्वीप। ये दोनों अगर द्वीप समूह को हम लोग अगर ऐड ऑन कर लेते हैं तब जो उत्तरी विस्तार हो जाता है, जो उत्तरी विस्तार हो जाता है वो तो सेम रहता है। यहाँ पर वाला तो ये तो सेम है 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि इधर कुछ नहीं है। लेकिन जो दक्षिणी विस्तार हो जाता है, क्योंकि आप मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैप में आपको दिखा देता हूँ कि मुख्य भूभाग तो यहीं तक है, मुख्य भूभाग तो यहीं तक है जो 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन है। लेकिन अगर हम ये सब पार्ट भी जो है अंडमान निकोबार वाला जो पार्ट है उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो ये 6 डिग्री 4 मिनट तक चला जाता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि भारत का जो मुख्य भूभाग है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो दक्षिण में मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है।
लेकिन अगर कहेंगे कि अगर द्वीप समूहों को सम्मिलित करके बताइए तो 6 डिग्री 4 मिनट से ये फैला हुआ है आपको कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ डिफरेंस आपको आएगा। और अगर पूर्वी पश्चिमी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। आशा है कि अब आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के बीच में एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा है जो आप देख रहे होंगे उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा, वो उसकी जो लाइन होती है वो 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री की लाइन है। 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 सेकेंड, 23 डिग्री की लाइन है। 23.5 डिग्री की लाइन जो है इसको कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। आइए देखते हैं कैसे कि कर्क रेखा आप देख रहे होंगे, ये है हमारा कर्क रेखा, ये है हमारा कर्क रेखा। ये लगभग जो लाइन है आपको दिख रहा होगा वो है 23.5 डिग्री की, 23.5 डिग्री की। ठीक है, 23.5 डिग्री की ये लाइन है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, 2 लाइन होती है, कर्क रेखा और एक मकर रेखा। कर्क रेखा उत्तर में होती है, मकर रेखा आपको दक्षिण में दिखाई पड़ती है। तो आइए कर्क रेखा यानी इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत को बीचों बीच से गुजरती हुई दिखाई देती है। तो आप लोगों को जो है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ से गेन करेंगे, जैसे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है, किन राज्य से, तो राज्य के नाम। ठीक है, राज्य के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य जिससे होके ये कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर जैसे ये जो लाइन है टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, पहले ये याद कर लेना है कि टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। और इसके लिए जो ट्रिक है कौन कौन राज्य से गुजरती है उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं मित्र पर गमछा झार, तो आपको याद हो जाएगा कि कर्क रेखा किन किन 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, मी से हो जाएगा मिजोरम, आप लिखते जाए, मी से मिजोरम। त्र से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा। प से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल। र से आपका हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। ग से हो जाएगा आपका गुजरात, गमछा में ग से गुजरात। म से हो जाएगा आपका MP मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झार से झारखंड, झार से झारखंड। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। और आपको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, सॉरी छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। आपको ये 8 के नाम आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे आते हैं, अब फिर से ये वाला हो गया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, जो आप नॉर्थ से, ये तो नॉर्थ से साउथ तक का जो विस्तार है उसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। और जो ईस्ट से वेस्ट तक का है उसको बोलते हैं देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। तो कोई पूछे अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वही है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर पूछे कि सिर्फ मुख भूभाग का कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, आशा है कि अब आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आइए कुछ और बात पे, आकार पे, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। अगर दुनिया में, ठीक है, 100
100 कट्ठा ज़मीन है, 100 कट्ठा ज़मीन है तो उसका 2.4 कट्ठा इंडिया में है, यानी 2.4% है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर पे ये जो देश है, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा देश कौन है। सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। ये जो है भारत जो है 7वां बड़ा देश है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां बड़ा देश है। दुनिया का 7वां बड़ा देश कौन है? भारत है। जो आप देखेंगे कई बार, आप बहुत सारे डेटा में देखेंगे, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो कई बार चीन को तीसरे नंबर पे दिखाया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका को चौथे नंबर पे। ये जो है उनका अपना सर्वे है और उनके सर्वे के आधार पे, उनके रेफरेंस के आधार पे ये चीज़ें की जाती है। तो इससे आपको कभी वो नहीं आना है कि यूएसए में ज़्यादा ज़मीन है कि चाइना के पास ज़्यादा ज़मीन है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है भी नहीं, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर विवाद है तो ये सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। तो आपको जो यहाँ दिया हुआ है कि यूएसए इज़ ग्रेटर देन चाइना, उसी को लेके चलना है। अब हम लोग अगर बात करें कुछ चीज़ों की, जैसे भारत की स्थल सीमा रेखा। स्थल सीमा रेखा का मतलब होता है, जैसे देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अच्छा मैप तो नहीं बन रहा है लेकिन ठीक है, जैसा ही बन रहा है। इसकी स्थल सीमा रेखा का मतलब है, अगर आप स्केल लेके नापे, ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला स्थल 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 सीमा रेखा, तो वो आएगी, जो आपकी स्थल सीमा रेखा है वो है 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा रेखा आएगी, ये सब लिखते जाए आप नोट्स में कि भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। और इसमें कोई भी चीज़ अभी तक मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं आई है, ठीक है। जब मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट आएगी तो मैं बता दूंगा। ये अभी तक सब प्रीलिम्स का चल रहा है, ठीक है। तो जो स्थल सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। लेकिन ये जो तटीय सीमा रेखा है, तटीय, अगर आप तटीय सीमा रेखा की बात करेंगे, तटीय सीमा रेखा की बात करेंगे तो जो तटीय सीमा रेखा है वो है 7516.6 किलोमीटर। आप 7516 याद कर लें, 7516 और वहाँ पे कितना है 15,200। तो क्या ये इसकी दुगुनी है, 2 गुनी? यानी ये जो लाइन लिखा हुआ है कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगुनी है। तटीय मतलब जो समुद्र के किनारे है, समुद्र के तट पर है। तो समुद्र के तट वाला जो एरिया है वो लगभग 7516 किलोमीटर है, और जो ये है वो 15,200 किलोमीटर। अगर आप दुनिया के, विश्व के, अच्छा पहले हम ये कर लेते हैं कि जो हमारी स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो हमारी तटीय सीमा है 7516 किलोमीटर है। अगर हम बोले कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितनी है, अगर अंडमान निकोबार का इसमें हटा दिया जाए, खाली मुख्य भूमि का देखें तो वो 6100 किलोमीटर है। तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का है और कुछ अंडमान निकोबार का है, और दोनों मिला के 7516 भारत की कुल सीमा तटीय सीमा रेखा है, और स्थलीय सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि विश्व में जो भारत से बड़े देश हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, वह रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो मैं इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यह है रुक, अच्छा, रुक, चीन। अब दक्षिणी भाग की बात करें, अगर हम दक्षिणी भाग, वो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर पतला होता गया है। यहाँ से देखें क्या बात कर रहा है कि उत्तरी भाग, यहाँ देखिए उत्तरी भाग, इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये पतला होते चला गया है, ठीक है। यही बात कह रहा है, इजी है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, ठीक है। अंतरीप क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाया भी है। अंतरीप क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं
उसमें एक टर्म होता है अंतरीप। इसको आप समझ लेंगे अच्छे से ताकि जो है आगे कोई दिक्कत ना हो। बहुत बार आप जो है ये टर्म सुनेंगे। तो अगर कोई ऐसा भाग है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ से ही अगर वो स्थल हो, तो ऐसे भाग को हम अंतरीप कहते हैं, या इसी को बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप। जैसे प्रायद्वीप, अंतरीप या प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि भारत जो है तीन छोर से, नीचे देखेंगे आप, इधर है अरब सागर, इधर है हिंद महासागर और इधर जो आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी। तो ये तीनों तरफ से जो है आप देखेंगे कि ये घिरा हुआ है, किससे? तीनों तरफ से घिरा हुआ है समुद्र से, जबकि एक तरफ से इस पर स्थल है। तो यही वाला है भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। यही है, तीन ओर से आपको समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर एवं उत्तरी पूर्व सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। जब आप देखेंगे भारत का, तो आप ये वाला जो एरिया है वहाँ देखेंगे कि ये पूरा एरिया और ये सब पूरा आपको पहाड़ 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 दिखेंगे। यहाँ आपको जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ से बढ़ते जाएंगे उत्तराखंड, या फिर आगे आप देखेंगे सिक्किम जो यहाँ पर है सिक्किम, या फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये आपको देखेंगे ये नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। नवीन मोरदार पर्वत क्या होता है ये हम लोग बाद में समझेंगे। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या, जो एक ये जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट का ईस्ट का, और 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ का, क्या कुछ इम्पैक्ट है? ठीक है, तो दोनों अक्षांशीय विस्तार भी और देशांतरीय विस्तार ही लगभग 30 डिग्री है, 30 डिग्री के आसपास है, लेकिन भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। ठीक है, इसका क्या कारण है? इसका कारण भी उन्होंने समझाया है कि जो पृथ्वी पर जो अंतर अक्षांशीय दूरी है, मतलब दो अक्षांशों की दूरी है, जैसे अगर मैं समझाऊं कि एक 0 डिग्री अक्षांश ये है और 1 डिग्री अक्षांश ये है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 1 से 2 डिग्री के बीच में जितनी दूरी होगी, मतलब इन दोनों के बीच में याद कर लीजिए कि 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 111 किलोमीटर 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, मतलब अक्षांशीय दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होगी, लेकिन दो अंतर्देशीय की दूरी हमेशा अलग अलग होगी। इसका कारण मैं दिखाता हूँ। अगर हम ग्लोब बनाएं, याद करते हैं, ग्लोब बनाएं तो ये है आपका 0 डिग्री लाइन, ठीक है, और ये आपका ये है अक्षांश है और ये आपका देशांतर है। ठीक है, तो दो अक्षांश के बीच की दूरी अगर मैं इसको दिखाऊं, ठीक है, ये है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। तो अगर दूसरा स्लाइस यहाँ से काटूंगा तो एक स्लाइस ये निकलेगा, एक स्लाइस ये, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये 0 डिग्री का सर्कल है, ये 0 डिग्री का सर्कल है। फिर से मैं समझाता हूँ। मान लो पृथ्वी एक गोला है, ठीक है, अगर मैं उसको बीचों बीच से काट दूँ तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा ऐसा, अर्धगोले की तरह। ठीक है, तो ये जो अर्धगोला का लाइन है, ये जो सर्कल है ऊपर वाला, उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद थोड़े ही दूर पे अगर मैं एक और स्लाइस काटूं, जैसे आप टमाटर होता है तो टमाटर को आप स्लाइस काटते पहले ऐसे, फिर इसका हाफ करते, तो बहुत सारे स्लाइस निकलते हैं, बहुत सारे स्लाइस निकलते हैं। तो अगर ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो ये सब जो है एक वृत्त के रूप में काम करता है। तो जो अक्षांश की जो रेखाएं हैं वो रेखाएं नहीं है, वो वृत्त है। तो दो वृत्त के बीच की दूरी सेम है और 111 किलोमीटर है। जबकि जो देशांतर होता है ना, जो देशांतर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो जब आप दो अक्षांश की यहाँ पर दूरी देख रहे हैं, ध्रुव पर जो 0 डिग्री लाइन है, ध्रुव बोल रहा हूँ, विषुवत रेखा पर अगर ये दूरी देख रहे हैं
तो ये ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ एक्सटेंट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ध्रुव के पास पास आते समय यहाँ पर देख रहे हैं ये धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो यहाँ पर दूरी कम हो गई है। तो यही लाइन लिखा हुआ है, यही लाइन लिखा हुआ है, इसको आपको समझ लेना है अच्छे से। ये क्या लिखा हुआ है इसको आपको समझ लेना है कि हालांकि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लोगों दोनों 30 डिग्री है, लेकिन भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं ये घटती जाती है, कम होती जाती है। अब आप ये समझ गए होंगे। अब भारत में अरुणाचल प्रदेश और कक्ष के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। थोड़ा समय वाला मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। समय जो है वो है देशांतर से नियंत्रित होता है, देशांतर से नियंत्रित होता है। तो थोड़ा मैं समय का समझा देता हूँ कि कैसे होता है। ये मान लीजिए, सॉरी, पहले भारत का दिखा देता हूँ आपको कि जो आपका भारत है, ठीक है, यहीं पे दिखा देता हूँ मैप में। ये देखिए कक्ष लगभग ये है रन ऑफ कक्ष, तो कक्ष यहाँ पे है और आपका अरुणाचल यहाँ पे है, ये वाला एरिया अरुणाचल में। तो इन दोनों के बीच लगभग फ़र्क कितना है, 30 डिग्री का। लगभग फ़र्क कितना है, 30 डिग्री। ये 68 डिग्री है और ये 97 डिग्री है। लगभग फ़र्क है आपको 30 या 29 डिग्री का, ठीक है। तो 29 डिग्री बदलने के कारण समय भी परिवर्तित हो जाता है, सूर्योदय भी परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि एक बात मैं थोड़ा समझाना कि जो हमारी पृथ्वी है, ये ध्यान से देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, जो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, थोड़ा ग्लोब जैसा बना देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आएगा। ये जो पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। यही कारण है कि हर जो है 24 घंटे के बाद, ठीक है, हमारा जो है एक दिन बदल जाता है। 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। तो एक बार घूमी तो कितना घूमी, 360 डिग्री घूमी। ये याद करना है आपको, ये लिखना है, ये लिख लीजिए। 24 घंटे में कितना घूमी, बराबर 360 डिग्री। 24 घंटे बराबर 360 डिग्री। तो एक घंटे बराबर 360/24, तो लगभग 15 डिग्री। यानी एक घंटा किसके बराबर है, 15 डिग्री। हमने कन्वर्ट कर लिया, अब लिख देंगे एक घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो उन दोनों के बीच जो है भारत में कक्ष और अरुणाचल प्रदेश, कक्ष है 68 डिग्री पर और अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री पर। इन दोनों के बीच लगभग अंतर 30 डिग्री का है। तो 15 डिग्री पर एक घंटा का अंतर होता है, तो 30 डिग्री पर कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश और कक्ष के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, कक्ष में अंधेरा रहेगा, सिंपल बात है, और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय बाद होने का कारण है देशांतरीय विस्तार, 30 डिग्री का अंतर है। अब और थोड़ा और डिटेल में अगर सोचते हैं कि मान लीजिए ये भारत है, थोड़ा और डिटेल में सोचते हैं, ये हमारा भारत है। अगर ये हमारा भारत है, मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ 6 बज गया, ठीक है, 6 बजे सूर्य या 4 बजे सूर्य आ गया अरुणाचल में, लेकिन यहाँ सूर्य कब आएगा, 6 बजे, ठीक है, यहाँ सूर्य 6 बजे आएगा, क्योंकि देशांतरीय विस्तार है, धरती को घूमने में टाइम लगेगा, और धरती 15 डिग्री जब तक घूमेगी, 30 डिग्री जब तक घूमेगी तब तक 2 घंटे हो गए होंगे, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि ऐसे तो हर जगह का समय अलग अलग हो जाएगा, तो अलग अलग समय हो जाएगा, तो यहाँ 4 बजे ट्रेन निकलेगी, ठीक है, और यहाँ समय कुछ और रहेगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत ट्रेनों में होती है कि अगर ट्रेन की जो टाइमिंग होगी वो आपस में ट्रेनों के टक्कर की संभावना होगी, क्योंकि हर जगह का अलग अलग टाइम होने लगेगा। ऐसे में पूरी दुनिया ने डिसाइड किया एक ग्रीनविच टाइम
ग्रीनविच टाइम को डिसाइड किया। ग्रीनविच एक जगह है जहाँ के टाइम को, जहाँ को 0 देशांतर माना गया और वहाँ के टाइम को 00 माना गया। ठीक है, वहीं से पूरा डिसाइड हुआ। तो भारत, चूंकि भारत वहाँ से देखा गया कि इंडिया ने जो अपनाया, सॉरी, इंडिया ने जो अपनाया वो, मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ। इंडिया ने जो अपनाया वो है कि इंडिया ने अपनाया 82.5 डिग्री को, 82 डिग्री 30 मिनट को अपनी मानक देशांतर रेखा, मानक देशांतर, क्योंकि हर देश को एक तो चुननी ही थी जिसके अनुसार सारा टाइम जो है वहाँ का डिसाइड होगा। तो भारत ने चुना 82.5 डिग्री को, 82.5 डिग्री को। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर है, 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर। ठीक है, तो बताइए 82.5 डिग्री कितने घंटे के बराबर होगा? डिवाइड बाई 15, 15 × 5 = 75, 5, तो 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। तो भारत ग्रीनविच टाइम से, चूंकि ईस्ट में है तो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आखिर हमने एक ही टाइम जोन क्यों चुना? एक ही टाइम जोन क्यों चुना? दो भी चुन सकते थे। अंग्रेजों के काल में एक असम टाइम जो है बगान करके एक टाइम जोन आता था। तो ऐसे में क्या था कि दो टाइम जोन होने के कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। थोड़ा मैं इस पर चर्चा कर देता हूँ तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारी लाइन ये है, ठीक है, और देशांतर किस किस स्टेट को कट करता है उसका भी आप ट्रिक लिख दीजिए, MOHUA। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। ये गुजरती है, आपको लिखा हुआ है इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से यानी उत्तर प्रदेश से। तो एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके बाद हाँ, तो जो ये 82.5 डिग्री लाइन है जो नैनी से पास होती है, 82.5 डिग्री जो लाइन है जो नैनी से पास होती है, एक्चुअल में वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों की जो ट्रिक है इसको बोलते हैं मानक देशांतर रेखा, या मानक यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं, यामोत्तर रेखा। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है और इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है। आपको याद करना है एक सेंटेंस, मौका, MOUCA। M फॉर MP लिखते जाए, O फॉर उड़ीसा, U फॉर UP, C फॉर छत्तीसगढ़ और A फॉर आंध्र प्रदेश। M फॉर MP, O फॉर उड़ीसा, U फॉर UP, C फॉर छत्तीसगढ़ और A फॉर आंध्र प्रदेश। यूपी में भी ये इलाहाबाद के नैनी से होकर पास करती है। इलाहाबाद में ही एक जगह है नैनी, वहाँ से होकर पास करती है। ठीक है, अब मानक यामोत्तर जब चुनते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि वो 7.5 डिग्री का गुणक होना चाहिए और वहाँ पर वो देश के बीचों बीच गुजरना चाहिए। तो भारत ने चुना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, अब आइए, कर्क रेखा वाली बात तो हमने कर ही दी है। कर्क रेखा जो है बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये बात हमने कर दी है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, भारत मानक समय के कारण भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि एक्चुअल में टाइम कुछ और होता है। लेकिन मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि क्या भारत में 2 टाइम जोन बनाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे कि इसके कुछ पक्ष में बात है और कुछ विपक्ष में बात है। ये मेंस की बात हो सकती है कि टाइम जोन आपका 2 हो सकता है क्या। तो पक्ष में क्या बात है कि एक तो जब मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे ही सुबह हो जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कक्ष में 6 बजे सुबह हो रही है, तो ये जो 2 घंटे का टाइम, यहाँ सनलाइट आपको अरुणाचल प्रदेश में 4 ही बजे आ रही है, तो वहाँ जो सनलाइट आ रही है तो यहाँ अंधेरा भी तो जल्दी हो जाएगा, 4 बजे ही अंधेरा हो जाएगा, जबकि यहाँ 6 बजे अंधेरा होगा। लेकिन पूरे इंडिया में ऑफिस टाइम एक ही है, 10 बजे। ठीक है, तो ज़्यादातर काम जो है वो डे लाइट में नहीं हो पाएगा। अरुणाचल प्रदेश में काम करने के लिए आपको लाइट जलानी पड़ेगी और ऐसे में बिजली की बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी, समझ रहे। तो अगर हम 2 टाइम जोन कर लेते हैं तो अलग अलग टाइम होगा, मतलब अरुणाचल प्रदेश का अलग हो जाएगा और कक्ष का अलग हो जाएगा और दोनों जगह डे लाइट में ही काम हो जाएगा।
लेकिन इसके विपक्ष में भी कुछ बात है, जैसे कि अगर डिफरेंट टाइम जोन होने से भारत अभी इतना ऑटोमाइज तो हुआ नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ट्रेनों के बीच टक्कर हो सकती है। 2 टाइम जोन होने से कभी कोई मान लीजिए अचानक से सबको इन्फॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ चीज़ों में बदलाव करना हुआ तो। ठीक है, ये हो गया। अब ये है कि भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है और सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर सूर्य तप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु विषुवत रेखा के निकट है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सूर्य तप अधिक मिलता है। और जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष कपड़े और चादरों में लिपटे होते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहन नंगे बदन खेती करता है। ये सब जो है आपको लैंग्वेज भी सीखनी है। अब केरल का बात करें तो केरल के सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 दिन का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है में अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए, जो राज्य विषुवत रेखा के जितना पास होगा, ये हमारा ये है और ये विषुवत रेखा है, और सन यहीं से मेनली सन की लाइट यहीं पड़ती है सीधा सीधा। ठीक है, तो जो राज्य विषुवत रेखा की जितना पास होगा, वहाँ दिन के समय में बहुत कम अंतर आएगा। केरल चूंकि बिल्कुल पास है तो यहाँ 45 मिनट का ही अंतर आ रहा है। ठीक है, जबकि लद्दाख इससे बहुत ज़्यादा दूर है, ऊपर है, तो यहाँ 5 घंटे का अंतर पाया जा रहा है। आइए आगे बात करते हैं कि भारत प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर है, स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं अफ्रीका एवं पूर्वी तट से एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध को स्थापित करने की सुविधा होती है। ठीक है, ये सब हो गया, ये सब ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये अब भारत के पड़ोसी देश आपको याद करना आसान है। अगर आप भारत को देखें, आप एक बार अगर ठीक से अगर आपने कभी देखा होगा इंडिया के मैप को, तो आपको याद हो गया होगा। देखिए, सबसे पहले तो इधर अपना पाकिस्तान है, और पाकिस्तान आएगा तो उसके बगल में आ जाएगा अफगानिस्तान। इधर अपना चाइना है, चाइना हो गया, चाइना 3 कंट्री हो गई। ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और इसके बाद चीन हो गया। इसके बाद अगर इधर बात करें तो हमारा नेपाल और बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। यहाँ बात करें तो श्रीलंका है। ठीक है, और इस साइड बात करें तो मालदीव है, लक्षद्वीप के बगल में। ठीक है, ये हमारे देश है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की बात बताइए, सार्क में कौन कौन से कंट्री है? तो सार्क में चाइना नहीं है, याद रखना है, सार्क में चाइना नहीं है। कभी ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आ सकता है, सार्क में चाइना नहीं है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, सारे देश है, लेकिन चीन नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है भारत की जो स्थलीय समय सीमा रेखा है वो किस किस को छूती है? पाकिस्तान बता दिया था, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जबकि श्रीलंका और मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत से कैसे अलग होता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है। ठीक है ना। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका की दूरी मात्र 24 किलोमीटर है। ठीक है, इस रेखीय द्वीपों की श्रीलंका का एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। मेंस के हिसाब से एक ही क्वेश्चन बनता है पूरे चैप्टर में कि भारत को क्या 2 टाइम जोन की ज़रूरत है। आप लोग इसको लिख भी लें कि क्या भारत में एक से अधिक समय जोन होने चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद बिहार का भी थोड़ा है। ठीक है, बिहार, नेपाल से हिमालय की नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्र में होकर गंगाएं मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी, बहुत बार ये क्वेश्चन आते रहता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल में है। ठीक है, और कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना भी है। ठीक है, ये वाला फिर बाढ़ वाली बात है, ये सब तो होते ही रहता है बिहार में। इसके लिए कुछ न कुछ सोचना है। इसके बाद
भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम बताइए। भारत नेपाल के बीच क्या कोई समय सीमा रेखा है? ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बारे में बता ही दिया है, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है। भारत बांग्लादेश रेड क्लिफ लाइन, तो ये रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, इसके बाद आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत हो गया 7वां। अच्छा, इस अंतरी में 30 डिग्री का अंतर है, आप चाहे तो करें नहीं करें। भारत की मानक मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की है, स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की दुगुनी है। भारत और चीन के बीच जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसके बाद जो है ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इससे जो है आपको चीज़ें हो जाएंगी। इसमें कारण बताएं, एक बार क्वेश्चन भी जरूर देखें। क्वेश्चन से ना आपको क्लियरिटी, इसमें क्लियरिटी होगी, क्योंकि इसमें मानचित्र कौशल वाला जो पार्ट है उससे आपको मैपिंग करनी आएगी। मैपिंग, इसको आप सर्च करें, मैप में देखें भारत के सभी राज्यों की राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तो मैं बोलूँगा कि ये आप कमेंट करके बताएं कि तट रेखा के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है, इसके बाद सेकंड में कौन है। 2 राज्यों का नाम आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसके बाद जो है ये ओवरऑल आपका फर्स्ट चैप्टर की बात हो गई। तो आशा है कि आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आपको नोट्स मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ आया होगा। और इस वीडियो के बाद क्योंकि इसमें 6-7 चैप्टर ही अच्छे करने वाले हैं, तो भले ही थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है और जो बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम का और सिविल सेवक बनने का जो है एक सपना देखते हैं। धन्यवाद।